नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो आपको बता दें कि न्यूज पंच में सबसे पहले बात शीश महल 2 से जुड़ी हुई। जी हाँ, शीश महल 2 से सब कोई है हैरान और सीएम मान क्यों हैं परेशान। आपको बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी उस पर भी डालेंगे नजर और आपको बताएंगे कि अकाउंट में एआई चोर, क्या एआई चोर कर रहा है सेंधमारी, इस बारे में भी आपको विस्तार के साथ बताएंगे और क्यों हो रही है दहशत भी बताएंगे आपको। इसके अलावा न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो होगी आरबीआई से जुड़ी हुई, क्योंकि आरबीआई का बड़ा एक्शन है। और क्या काम करेगा पेटीएम यूपीआई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरबीआई ने जो एक्शन लिया है उससे सवाल भी कई तरह के खड़े हो गए हैं। लेकिन विस्तार से आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की। और सबसे पहले बात शीश महल 2 की करते हैं, जिसका खुलासा करते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। वर्मा ने केजरीवाल की तुलना फिल्म धुरंधर के रहमान डकैत से करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी दूसरा शीश महल बना लिया है। और भी क्या कुछ आरोप लगे हैं केजरीवाल पर, आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो शीश महल 2.0 पर बड़ा खुलासा किया है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से केजरीवाल लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए नजर आए हैं। केजरीवाल को उन्होंने बता दिया है रहमान डकैत, दिल्ली का रहमान डकैत बताया है, इस तरह से तुलना की है। और ये भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ने शीश महल 2.0 बनाया, शीश महल की तैयार किया था दिल्ली में। और उसके बाद शीश महल 2.0 को लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई और पता भी बताया। 95 लोधी एस्टेट बना शीश महल पार्ट 2, ये बताया गया। और इतना ही नहीं, किस तरह से लग्जरी टाइप 7 सरकारी बंगला साफ तौर पर ये नजर आता है और किसी लग्जरी यानी कि 7 स्टार होटल से कम नहीं है। बंगले में कुल 5 आलीशान बेडरूम है। नक्शा भी बताया गया कि किस तरह से शीश महल 2 तैयार किया गया है। गोवा के 7 स्टार होटल जैसा लगता है बेडरूम। और बगैर पीडब्ल्यूडी कैसे लग्जरी रूम तैयार हो गया, ये सवाल भी खड़ा किया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में और तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए कि आखिर केजरीवाल ने ये जो खर्च किया है, ये पैसा उनके पास आया कहां से। बंगले की लग्जरी में प्राइवेट फंड लगा है, ये आरोप भी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा लगाते हुए नजर आए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अन्ना और भगत सिंह के नाम को लेकर के जिस पार्टी का निर्माण किया गया, तो अन्ना हजारे और भगत सिंह के नाम के साथ ही धोखा किया गया और जनता संघ लगाया धोखे का आरोप। न केवल भगत सिंह और अन्ना हजारे के नाम का दुरुपयोग किया, बल्कि जनता के साथ भी विश्वासघात किया अरविंद केजरीवाल ने। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर भगवंत मान क्यों परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, अब भगवंत मान की टेंशन भी बढ़ी है, ये विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कहा है, वो सुनवा देते हैं। दिल्ली का रहमान डकैत और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये उनके पूरे घर का लेआउट है, जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक तो ये लगता था कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, लेकिन अब तो शीश महल 2.0 के बाद लग रहा है कि शीश महल अरविंद केजरीवाल में बसता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस शीश महल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और यही वजह है कि शीश महल 2 तैयार कर दिया गया है। भगवंत मान भी अब इस पूरे मामले को लेकर के परेशान है। क्यों परेशान है, क्यों उनकी टेंशन बढ़ रही है, ये भी जान लेते हैं। ये आपको विस्तार
विस्तार के साथ बता देते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने तमाम तरह की पोल खोल के आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के सामने रख दी और बताया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त रहे हैं। शीश महल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जिस समय देश में कोविड काल चल रहा था उस समय शीश महल का निर्माण किया जा रहा था और पैसा जो आया वो भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से लगा दिया गया। चुनाव हारने के बाद पंजाब शिफ्ट हो गए थे केजरीवाल और पंजाब के सरकारी आवासों पर आपका कब्जा भी नजर आने लगा। जब दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और जब करारी हार आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ी उसके बाद रुख किया उन्होंने पंजाब का। लगा कि यहां पर शायद ये सुरक्षित स्थान होगा। सीएम भगवंत मान के घर के पास ही केजरीवाल ने डेरा डाल लिया और यही वजह है कि अब भगवंत मान भी परेशान नजर आ रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल के साथ पहुंची पूरी मंडली यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी लोग भी पंजाब पहुंच गए, जिसमें सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने पंजाब का रुख किया। संजय सिंह ने भी लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब में सरकारी बंगला लिया संजय सिंह ने भी और अपनी ही पार्टी के नेताओं से टेंशन में है अब मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी कि आम आदमी पार्टी के ही ये जो तमाम नेता हैं जिन लोगों के नाम सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन सब ने जब पंजाब का रुख किया तो कहीं ना कहीं सीएम भगवंत मान की टेंशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि किस तरह की रीति और नीति है केजरीवाल की ये साफ तौर पर चेहरा उजागर हो चुका है। केजरीवाल की मंडली से भगवंत मान भारी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं और दिल्ली के बाद अब पंजाब में ढूंढी गई है नई लग्जरी और इसीलिए यहां पर शीश महल 2 का नाम आया कि जिस तरह से दिल्ली में तैयार किया गया था शीश महल और उसके बाद पंजाब का रुख किया तो वहां पर भी बना लिया गया शीश महल यानी कि शीश महल 2 जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से आज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी किया है और भी क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली का रहमान डकैत और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2 वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये उनके पूरे घर का लेआउट है जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी शायद वो इसी घर में आई है। तो देखा आपने कि साफ तौर पर बताया गया प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता की और एक एक कर उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से शीश महल 2 तैयार किया गया। शीश महल की भी याद दिलाई जो दिल्ली में तैयार किया गया था और किस तरह से लग्जरी सामान का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और उसके बाद अब शीश महल 2 का तैयार होना साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जो शीश महल 2 तैयार हुआ है ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है, 7 स्टार होटल से कम यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि शीश महल जो दिल्ली में बनाया गया था वहां पर मार्बल कहां से मंगाए गए थे, वियतनाम से मंगाए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो महंगे महंगे कर्टन्स लगे थे यानी कि वो समय जब कोविड काल था और जनता परेशान हो रही थी तब अरविंद केजरीवाल यहां पर मौजूद नहीं थे, यानी कि नदारत थे, जनता के बीच वो कभी नजर नहीं आए और उसी दौरान देखते में आया कि शीश महल का निर्माण हो रहा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो पैसा आया कहां से। जिस तरह से लग्जरी सामानों का इस्तेमाल किया गया तो वो पैसा आखिर आया कहां से था। तो तमाम तरह के सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि अशोक कुमार लाहिड़ी को हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और नियुक्ति के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहिड़ी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं और नीति आयोग के माध्यम से देश के समग्र विकास में योगदान देने की अपेक्षाएं भी जताई। अशोक कुमार लाहिड़ी पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आर्थिक नीति और सार्वजनिक वित्त में उनके अनुभव के लिए उन्हें भारत के शीर्ष नीति विशेषज्ञों में गिना जाता है। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां अशोक कुमार लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आपको बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है नीति आयोग के उपाध्यक्ष
अशोक कुमार लाहिरी ने। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। जी हाँ, क्या दुनिया के बैंकों पर किसी चोर की नजर है? क्या बैंक अकाउंट और कंप्यूटर का सारा डेटा खतरे में आने की संभावना है? क्या सारे पासवर्ड किसी को पता चल सकते हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा के रख दी है। और इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और बैंकों को खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया। किसकी वजह से आखिर ये खतरा मंडराया है, विस्तार से आपको बताते हैं। तो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो एआई चोर की दहशत पूरी दुनिया में फैलती हुई नजर आई है। खतरे का नाम है क्लॉड मिथोस। जी हाँ, अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने इसे तैयार किया है और हैकर्स से 2 कदम आगे रहने का मकसद था। जी हाँ, हैकर्स से कैसे निजात पाई जा सकती है या हैकर्स के इरादों को कैसे पहले ही समझा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए एआई मॉडल तैयार किया गया। लेकिन ये जो एआई मॉडल तैयार किया गया उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। कंप्यूटर में कौन सी कमजोर कड़ी है, एआई आपको बता सकता है, ये इसका उद्देश्य था। एआई मॉडल किस तरह से बता देगा कि कहां से लग सकती है सेंध। जी हां, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस जहां पर साथ में लग जाता है तो वह तमाम तरह की ऐसी समस्याओं के निजात दिलाने की बात करता है। लेकिन यहां पर एआई मॉडल जो तैयार किया गया उसने पूरी दुनिया को ही दहशत में डालने का काम किया। टेस्ट के बाद कंपनी खुद ही दंग रह गई। जी हां, जब इस एआई मॉडल को टेस्ट किया गया तो तमाम जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई उसने खुद कंपनी को दंग कर दिया। एआई ने झट से बता दिया सॉफ्टवेयर में आखिर कहां कमी है, कहां छेद है, ये तमाम सारी बातें एआई ने स्पष्ट कर दी। अब क्लाउड मिथोस से इतना डर आखिर क्यों है, ये भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि एंथ्रोपिक का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है जो लोगों के लिए जारी करना सुरक्षित नहीं है। ये बात खुद एंथ्रोपिक ने कही है। क्लाउड मिथोस से हजारों साइबर खामियां सामने आई है। अगर गलत हाथों में ये चला गया मॉडल तो जी हाँ, यही सवाल है कि अगर ये मॉडल दुनिया के सामने रखा जाता है और अगर ये गलत हाथों में चला गया तो मुश्किल कम होने की जगह मुश्किल बढ़ सकती है। और यही वजह है कि अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसे यहीं रोक दिया गया। अगर खुद चोरी करने पर आ जाए तो फिर कौन रोकेगा इस मॉडल को? यानी कि ये मॉडल अगर खुद ही चोरी करने लग जाए, यानी कि हैकर्स के हाथ में अगर ये चला जाएगा तो इससे और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बड़े स्तर पर साइबर हमले को आसान बना सकता है। साइबर हमला लगातार हम देख रहे हैं किसी न किसी रूप में सामने आता है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो, और यही वजह है कि तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, कुछ अनाधिकृत यूजर्स को भी इसके माध्यम से एक्सेस मिल सकता है, ये परेशानी भी सामने आई। अमेरिका समेत कई देशों की सरकारों की पैनी नजर इस पर है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब पूरी दुनिया दहशत में आई तो भारत ने भी इसको लेकर के कदम उठाया। नई दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग इसको लेकर के आयोजित की गई। वित्त मंत्री ने खुद हाई लेवल मीटिंग बुलवाई और इस बैठक में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सह अध्यक्षता की। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ये बैठक हुई और एआई से जुड़े हुए नए जो खतरे हैं उनकी समीक्षा की गई। तमाम तरह के खतरे एआई से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन इन खतरों को कैसे कम किया जा सकता है, भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तमाम तरह के ऐसे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बैठक आयोजित की गई। हाई लेवल की ये बैठक थी जिसमें वित्त मंत्री ने ये बैठक बुलाई थी और बैंकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत बताई गई। यानी कि बैंक और भी ज्यादा कैसे सतर्क रहें, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया। खतरों से निपटने की बेहतर तैयारी भी जरूरी है, ये बात भी कही गई। बैंकों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने की सलाह भी इस बैठक के माध्यम से साफ तौर पर दी गई है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह की दहशत फैली उसके बाद भारत भी सतर्क हुआ और भारत ने हाई लेवल मीटिंग बुलवाई और सिस्टम की लगातार निगरानी करने को भी कहा गया कि लगातार निगरानी की जाए और ध्यान में रखा जाए कि किसी तरह का कोई खतरा भारत में तो नहीं मंडरा रहा है या भारत की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। संदिग्ध गतिविधि या फिर साइबर हमले की तुरंत जानकारी देने की बात इस बैठक के माध्यम से कही गई। और इतना ही नहीं,
संबंधित एजेंसियों को जल्द से जल्द जानकारी देने के लिए भी कहा गया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी शंका, कोई भी आशंका मिलती है तो तुरंत सतर्क होएं और उसको लेकर के अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। एजेंसियों के साथ तालमेल बनाने की बात साफ तौर पर इस बैठक के माध्यम से की गई और ग्राहकों के डेटा सुरक्षित रखने के लिए उठाए कदम, ये बात कही गई। हम सभी जानते हैं कि भारत का जोर लगातार इस बात पर होता है कि जो भारतीय नागरिक हैं, भारत के जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके डेटा को सुरक्षित रखा जाए। और भी ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकुल, देखिए, जिस तरह का AI मॉडल तैयार किया गया, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि एक संदेश है कि तकनीक के साथ आपको चलना है, ना तकनीक से पीछे, ना तकनीक से आगे? बिल्कुल संध्या, देखिए, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है AI तकनीक जिसको इंसान ही जिसका ईजाद कर रहा है, तो ये ज़रूरी कि उसका कंट्रोल जो है इंसानों के पास ही रहे। और भारत जिस तरीके से हमने देखा है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या AI के क्षेत्र की बात की जाए, हाल ही में जब AI इंडिया समिट हुआ था भारत में, तो वहाँ भी हमने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस बात को अलग अलग मंचों से कई बार दोहरा चुके हैं कि AI का हमें सदुपयोग करना है, इसके दुरुपयोग को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, उस तरफ हमें फोकस करना होगा। और यही अगर जब हम मिथोस को देखते हैं तो ये उसका ही एक उदाहरण हमें सामने नजर आता है। एक अमेरिकी कंपनी जो कि एक नई तकनीक, AI बेस्ड तकनीक को लेकर इतना आगे बढ़ती है, और कोशिश उनकी यही है, कोशिश में कमी नहीं थी, कोशिश यही थी कि कैसे जो हैकर्स हैं उनसे 2 कदम आगे हम कैसे रह सकते हैं, कैसे इस तरह की नई तकनीक ईजाद की जा सके जिससे जो हैकर्स हैं उन पे नकेल कसी जा सके। लेकिन यहाँ पर अब जो चिंता है वो इस वजह से बढ़ गई है कि जैसे ही उसकी टेस्टिंग की गई तो वहाँ पर उस तकनीक ने, यानी जो मिथोस है, उसने बता दिया कि सॉफ्टवेयर में कहाँ पर लूप होल्स हैं, यानी कहाँ पर फॉल्ट्स हैं। और ऐसे में जो इसके मेकर्स हैं उनको ये चिंता है कि अगर कहीं ये हैकर्स इसका अगर उपयोग करने लगे तो जाहिर तौर पर इसका दुरुपयोग हो सकता है। और ऐसे में, क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया था, इस पूरी टेक्नोलॉजी को जब बनाया जा रहा था, तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया था जो हमारे आज के दौर में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो साइबर अपराध की बात की जाए वो लगातार बढ़ रहा है। और ख़ासतौर से जब हम फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ कैसे लगाम लगाई जा सकती है, वहाँ क्या कुछ होता है, जो साइबर ठग हैं किस तरीके से वो बैंकों में, बैंक अकाउंट्स में सेंध लगाते हैं, कैसे उससे हम रोक सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने कोशिश की थी कि हम जो सेंध लग रही है उस पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन अब कंपनी को डर ये सता रहा है कि ये तो शायद उम्मीद से ही ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई इसको हैक करे और इसका उपयोग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक चक्रव्यूह की जो रचना मिथोस के जरिए कोशिश की गई थी कि जो हैकर्स है उनके लिए चक्रव्यूह की रचना की जाए, वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए। उसी वजह से यहाँ पर देखिए भारत के कदम को भी देखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये AI मॉडल तैयार किया गया और जिस तरह से इसकी कमियां या कहें कि खामियां सामने आई, तो उसको लेकर के भारत भी सतर्क हुआ। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई वित्त मंत्री के माध्यम से। जी बिल्कुल संध्या, देखिए, कमी या खामियों की बात नहीं, एक डर जो है वो हमने देखा है कई देशों में। उनको लगा कहीं इस तरह की अगर जो तकनीक अगर वो आती है, AI का इस तरह का अगर रूप सामने आता है तो जाहिर तौर पर इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। और उसी को देखते हुए हमने देखा एक हाई लेवल मीटिंग जो है जिसमें ना सिर्फ अगर बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ साथ IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जो इसमें मौजूद थे। और यहाँ एक बार फिर से कोशिश ये की गई, समीक्षा की गई कि कैसे हम अपने नागरिकों को जो साइबर अपराध हो रहा है उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। तकनीक को हमें अपनाना है, लेकिन तकनीक का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि कैसे उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। और ये तौर पर तकनीक का हमें गुलाम नहीं बनना है। और इस तरह के दिशा निर्देश भी साफ तौर पर इस बैठक के माध्यम से जारी किए गए मुकुल, कि अगर किसी भी तरह की कोई भी संभावना अगर नजर आती है तो तुरंत और त्वरित इसको लेकर के कार्रवाई भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला 24 अप्रैल 2026 का है, जब कारोबार बंद होने के साथ इसे प्रभावी कर दिया गया। लेकिन सवाल अब ये कि RBI के इस कदम से क्या आपका पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा? तो आइए विस्तार से आपको बता देते हैं इस पूरी खबर के बारे में। तो RBI ने लाइसेंस क्यों रद्द किया, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हो गया है लाइसेंस रद्द। लेकिन इसकी क्या कुछ प्रमुख वजह निकल करके सामने आई है, ये भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो शर्तें थी RBI की उसका पालन नहीं किया जा रहा था बैंक के द्वारा। RBI ने लाइसेंस देते वक्त तमाम तरह की शर्तें लागू की थी और इनका पालन नहीं किया जा रहा था। पेटीएम बैंक के माध्यम से बैंक का काम ग्राहकों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बैंक मैनेजमेंट ग्राहक
ग्राहकों के हित में किसी तरह से काम करती हुई नजर नहीं आई और यही वजह बनी कि आरबीआई ने इस लाइसेंस रद्द कर दिया। अब लोगों के पैसों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पेटीएम बैंक का अगर लाइसेंस रद्द हुआ तो यहाँ के जो खाता धारक है उनके पैसों का आखिर होगा क्या। तो आरबीआई ने साफ तौर पर भरोसा दिलाया है और कहा है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ग्राहकों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने जो ये कदम उठाया है, आरबीआई ने जो ये कार्रवाई की है, उसकी वजह थी नियम और शर्तों का पालन नहीं करना। लेकिन खाता धारकों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो जमा पैसा है वो सुरक्षित है। हालांकि इसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब आगे क्या होगा ये भी आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, क्योंकि बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं तो तुरंत बंद कर दी गई हैं। आरबीआई अब क्या कदम उठाएगा, तो आरबीआई अब रुख करेगा हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट जाएगा। कानूनी तरीके से बैंक बंद करने की प्रक्रिया अब शुरू होगी और इसीलिए आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि ग्राहकों को, यानी कि जो खाता धारक है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो जमा पैसा उसका एक एक पाई का हिसाब होगा। बैंक का सारा हिसाब किताब बंद होगा और निवेशकों की नजर अब पेटीएम के शेयर पर भी है, क्योंकि जब लाइसेंस रद्द किया गया वो कारोबारी सप्ताह का आखिरी दिन था। अब इंतजार है सोमवार का, क्योंकि जब सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इस पेटीएम बैंक का जो पैसा है, जो शेयर है, वो उठते हुए या फिर गिरते हुए नजर आएंगे। उस पर सभी की निगाहें। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में फर्क क्या है। जिस पेटीएम ऐप का आप यूज करते हैं और जिस पेटीएम बैंक की हम बात कर रहे हैं, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया, दोनों के फर्क को समझिए। दरअसल पेमेंट्स बैंक ऐप दोनों अपने आप में अलग हैं। पेटीएम ऐप और ये जो बैंक है, ये दोनों अलग हैं। पेटीएम ऐप अपना काम लगातार करता रहेगा, यानी कि आपके पास पेटीएम ऐप जो डाउनलोड है, मोबाइल में है, वो लगातार जारी रहेगा। इस पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब पेटीएम की पेरेंटल कंपनी का बयान भी सामने आया है। सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से ये पूरी तरह से अलग है। ये कहा गया 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंटल कंपनी है, लेकिन ये बात साफ तौर पर कही गई कि ये जो बैंक है और इसके साथ साथ जो पेटीएम का यूज किया जाता है, जो यूजर्स हैं ऐप के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों अपने आप में अलग अलग है। तो आरबीआई की जो कार्रवाई हुई है वो बैंक पर हुई है, लेकिन ऐप जो है वो लगातार जारी रहेंगे। और भी ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गई हैं। श्यामा, हमने अपने दर्शकों को साफ तौर पर बताया कि देखिए, आरबीआई ने जो कार्रवाई की है लाइसेंस रद्द करने की, वो बैंक के खिलाफ कार्रवाई हुई क्योंकि नियम शर्तों का पालन नहीं किया गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आगे क्या होगा। जी देखिए संध्या, जब सबसे पहले ये खबर आई आरबीआई की ओर से कि एक बहुत कड़ा निर्णय पेटीएम की तरफ लिया गया है कि उसके बैंकिंग जितने भी तरीके हैं उसको बंद किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा झटका आया पेटीएम के लिए और साथ ही ग्राहकों के लिए बहुत एक तरीके से कंफ्यूजन या मिक्स्ड इमोशन वाला एक ही समय था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शुक्रवार के दिन पर 197 जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम का, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि जो ये निर्णय लिया गया है उसके ऊपर में जो हम यूपीआई वगैरह ऐप यूज करते हैं उसके ऊपर खासा ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब बात यहाँ पर अच्छी बात ये है संध्या कि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया हुआ है और साथ ही जो ग्राहकों को या जो कस्टमर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं पेटीएम के, उनको ये भी अवगत कराया है कि पेटीएम के पास में फिलहाल इतना पैसा है कि वो सभी अपने डिपॉजिटर्स को उनके पैसे लौटा सकें। तो यहाँ पर एक तरीके से पैनिक को संभालने की सिचुएशन, पैनिक ना हो इस सिचुएशन के लिए आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दी। इसके अलावा अब क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई सालों से पेटीएम के ऊपर में एक सही तरीके से कामकाज हो सके, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक लगातार कोशिश कर रहा है एडवाइजरी के थ्रू या बातचीत के थ्रू, लेकिन ये बात बनती हुई नजर नहीं आ रही थी और इसीलिए हमने देखा कि एक कड़ा निर्णय आया है आरबीआई की ओर से। अगर आप गौरतलब करें तो 2022 की बात है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को कहा था, साफ साफ कहा था कि अब आप नए ग्राहकों को या नए डिपॉजिटर्स को ऑन बोर्ड करना, यानी कि अपने जो भी ऑपरेशंस हैं उनमें लाना बंद कर देंगे, यानी कि कोई नया ग्राहक आपसे नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा भी लगातार आरबीआई
मैनेजमेंट को कहता रहा है कि आप ग्राहकों के हित में काम करिए, ग्राहकों के लिए काम करिए, लेकिन इन सभी जो बातों में या इन सभी सालों में देखा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि मैनेजमेंट की ओर से या इनके जो ऑपरेशंस हैं पेटीएम की तरफ से, वो ग्राहकों के हित में नहीं है, डिपॉजिटर्स के हित में नहीं है, और साथ ही जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उसके भी अकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे। कि देखिए आरबीआई ने साफ तौर पर ये कड़ा फैसला लेना पड़ा कि अब जो बैंकिंग है। चलिए, बहुत शुक्रिया शामा तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की बंगाल के गोघाट में चुनावी रैली हो रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। जूझने का समय आ गया है, बदलाव जरूरी है। यदि आपको विकास चाहिए, यदि आपको सुरक्षा चाहिए, अब क्या डर आपका आउट होना चाहिए और भरोसा आप में इन होना चाहिए। यह चुनाव डर बनाम भरोसे का है और जीत होगी भरोसे की, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मैं प्रशांत दीगर को बीच बीच में बोलते हुए देख रहा था। मैं प्रशांत दीगर के बारे में कह सकता हूं, जो मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव उस आधार पर कि बहनों भाइयों, आपका यह नौजवान प्रशांत दीगर चुनकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में यदि पहुंचेगा तो आपकी आवाज को प्रभावी तरीके से विधानसभा में बुलंद करने का काम करेगा, जरूरत पड़ी तो आपके लिए लड़ने का काम करेगा। इसलिए प्रशांत दीगर के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाकर इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं और पूरे पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाएं। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 152 सीटों पर जो मतदान हुआ है उसमें 110 से लेकर 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेरे बहनों भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए और प्रशांत दीगर को भारी मतों से विजय दिलाकर आप पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तेज आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के गोघाट में चुनावी रैली कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साफ तौर पर उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की और साफ तौर पर यह भी कहा कि जब आप उम्मीदवार को जिता करके विधानसभा पहुंचाएंगे तो वो आपके हित की आवाज उठाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।